चोर के घर चोर मेहमान। एक रोचक कहानी। रामगढ़ शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत ही चालाक चोर रहता था जिसका नाम था मुन्ना, जो अपनी चोरी के काम में इतना माहिर था कि पूरे शहर में उसकी धूम थी। मुन्ना की एक खासियत यह थी कि वो कभी भी अपने असली धंधे के बारे में किसी को नहीं बताता था, बल्कि लोगों से कहता था कि वो एक छोटा सा कपड़े का व्यापारी है और रात में काम करता है क्योंकि दिन में बाजार में भीड़ भाड़ होती है। मुन्ना का घर भी बहुत ही साधारण था, 2 कमरे का छोटा सा मकान जिसमें वो अकेला रहता था। लेकिन उसके घर की खासियत यह थी कि वो अपने सभी चुराए गए सामान को बहुत ही चतुराई से छुपाता था। कुछ सामान दीवार में बनी हुई गुप्त अलमारियों में रखता था, कुछ फर्श के नीचे दबाता था और कुछ छत में छुपाता था। एक दिन शाम के समय जब मुन्ना अपनी अगली चोरी की योजना बना रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मुन्ना ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी आदमी खड़ा था, जो लगभग 40 साल का था, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए और बहुत ही विनम्र तरीके से बात कर रहा था। उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम रमेश है और वो दूसरे शहर से आया है। उसे यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना है क्योंकि उसका कोई काम है, लेकिन सभी होटल भरे हुए हैं और उसे कोई जगह नहीं मिल रही। रमेश ने बहुत ही दीनता से मुन्ना से कहा कि अगर वो उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में ठहरा सकता है तो वो उसे अच्छा किराया देगा। मुन्ना पहले तो हिचकिचाया क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह आदमी उसके असली धंधे के बारे में पता न लगा ले, लेकिन फिर उसने सोचा कि किराया मिलेगा तो कुछ अतिरिक्त पैसे हो जाएंगे और रमेश बहुत ही भलाचंगा आदमी लग रहा था। मुन्ना ने रमेश को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी और उसे छोटा वाला कमरा दे दिया। रमेश बहुत ही शांत स्वभाव का था, दिन में ज्यादा घर में नहीं रहता था, कहता था कि उसका काम है तो बाहर रहता है और रात में वापस आकर सो जाता था। मुन्ना को यह बात अच्छी लगी क्योंकि इससे उसके काम में कोई परेशानी नहीं आ रही थी। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। मुन्ना रात में अपनी चोरी पर जाता था और रमेश दिन में अपने काम पर जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद मुन्ना को एक अजीब बात नजर आई। जब वो रात में चोरी करके वापस आता था तो उसे लगता था कि उसके घर में कुछ चीजों की जगह बदली हुई है। शुरू में उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन जब यह बात बार बार होने लगी तो उसे शक हुआ। एक दिन मुन्ना ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी एक गुप्त अलमारी का ताला थोड़ा सा खुला हुआ है, जबकि वो इसे हमेशा बहुत मजबूती से बंद करके जाता था। मुन्ना को तुरंत समझ आ गया कि रमेश कोई साधारण आदमी नहीं है। अगली रात मुन्ना ने चोरी पर जाने का बहाना बनाया, लेकिन असल में वो घर के पास ही छुप गया और रमेश पर नजर रखने लगा। रात के करीब 2 बजे मुन्ना ने देखा कि रमेश चुपचाप अपने कमरे से निकला और बहुत ही सफाई से मुन्ना के कमरे में गया। रमेश के हाथ में कुछ अजीब से औजार थे और वो बहुत ही माहिरी से मुन्ना की गुप्त अलमारियों को खोलने लगा। मुन्ना हैरान रह गया यह देखकर कि रमेश उससे भी ज्यादा कुशल चोर है। रमेश ने बहुत ही सफाई से कुछ कीमती सामान निकाला और अपने कमरे में ले गया। मुन्ना समझ गया कि रमेश भी एक चोर है और वो उसके ही घर में उसका सामान चुरा रहा है। अब मुन्ना के सामने एक अजीब सी स्थिति थी। वो न तो रमेश को पकड़ सकता था क्योंकि इससे उसका भी भांडा फूट जाता, और न ही वो पुलिस को बुला सकता था क्योंकि उसके घर में चोरी का सामान था। अगली सुबह जब रमेश उठा तो मुन्ना ने बिल्कुल सामान्य तरीके से बात की, जैसे कि उसे कुछ पता ही न हो। रमेश भी बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा था जैसे कि वो कोई मासूम मेहमान हो। दोनों एक दूसरे से बात करते समय मुस्कुराते रहे, लेकिन दोनों के दिल में पता था कि दूसरा क्या कर रहा है। अब एक अजीब सा खेल शुरू हो गया था। मुन्ना रात में चोरी पर जाता और रमेश उसके सामान की चोरी करता।
रमेश भी दिन में कहीं अपनी चोरी पर जाता था और मुन्ना धीरे धीरे उसके सामान की तलाश करने लगा। कुछ दिन बाद मुन्ना को रमेश के कमरे में उसका चुराया हुआ सामान दिखा। अब मुन्ना ने सोचा कि अगर रमेश उसका सामान चुरा सकता है तो वो भी रमेश के चुराए हुए सामान पर अपना हक जमा सकता है। एक रात जब रमेश बाहर गया था तो मुन्ना ने उसके कमरे में जाकर कुछ कीमती चीजें निकाली। इस तरह दोनों चोर एक दूसरे का सामान चुराते रहे और कोई किसी से कुछ नहीं कहता था। हफ्तों तक यह अजीब सा खेल चलता रहा। दोनों दिन में एक दूसरे से बहुत ही मीठी बातें करते, चाय नाश्ता साथ करते और रात में एक दूसरे का सामान चुराते। मुन्ना कभी कभी सोचता कि यह कितनी अजीब स्थिति है कि दो चोर एक ही घर में रहकर एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि मुन्ना को पता चला कि पुलिस उसकी तलाश में है क्योंकि एक बड़ी चोरी का शक उस पर है। मुन्ना घबरा गया और उसने सोचा कि अब उसे शहर छोड़ना पड़ेगा। उसने रमेश से कहा कि उसे अपने गांव में कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो कुछ दिन बाहर जा रहा है। रमेश ने बड़ी मासूमियत से कहा कि कोई बात नहीं, वो घर का ख्याल रखेगा। मुन्ना ने अपना सबसे कीमती सामान एक गुप्त जगह छुपाया और शहर से बाहर चला गया। लेकिन वो रोज रमेश को फोन करता रहा यह जानने के लिए कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। रमेश हमेशा कहता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और वो घर की अच्छी देखभाल कर रहा है। 2 हफ्ते बाद जब मुन्ना वापस आया तो उसे लगा कि घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था। लेकिन जब उसने अपने गुप्त स्थान की जांच की तो वो सारा कीमती सामान गायब था। मुन्ना को एहसास हुआ कि रमेश ने उसकी गैरमौजूदगी में घर की तलाशी ली है और सारा कीमती सामान निकाल लिया है। लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो खुद भी चोर था। अगली सुबह जब मुन्ना उठा तो उसने देखा कि रमेश का सामान नहीं है। रमेश रात में ही सारा सामान लेकर भाग गया था। मुन्ना को समझ आ गया कि रमेश ने शुरू से ही उसके साथ यह खेल खेला था। वो जानबूझकर उसके घर में मेहमान बनकर आया था ताकि मौका मिलने पर उसका सारा सामान चुरा सके। अब मुन्ना बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। उसका सारा कीमती सामान रमेश ले गया था। कुछ दिन बाद मुन्ना को पता चला कि रमेश असल में एक बहुत ही मशहूर चोर था जिसका नाम अखबारों में भी आ चुका था। वो अलग अलग शहरों में जाकर चोरों के घर में मेहमान बनकर रहता था और फिर उनका सारा सामान चुराकर भाग जाता था। पुलिस उसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी लेकिन वो हमेशा हाथ से निकल जाता था। मुन्ना को अब एहसास हुआ कि चोर के घर चोर मेहमान की कहावत कितनी सच है। वो खुद एक चोर था लेकिन एक और भी बड़े चोर ने उसे बेवकूफ बना दिया था। अब मुन्ना के पास 2 रास्ते थे, या तो वो पुलिस के पास जाकर रमेश की शिकायत करे लेकिन इससे उसका भी भांडा फूट जाता, या फिर वो चुपचाप इस नुकसान को सह ले। मुन्ना ने दूसरा रास्ता चुना और चुपचाप अपना नुकसान सहन किया। इस घटना के बाद मुन्ना का चोरी के काम से मन उठ गया। उसे लगा कि यह काम बहुत ही जोखिम भरा है और इसमें कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उसने सोचा कि अगर वो ईमानदारी से काम करे तो शायद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। मुन्ना ने एक छोटी सी दुकान खोली और मेहनत से काम करने लग। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और वो एक ईमानदार व्यापारी बन गया। कुछ महीने बाद मुन्ना को अखबार में खबर मिली कि रमेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पता चला कि रमेश ने कई शहरों में यही काम किया था और अंततः पकड़ा गया था। मुन्ना को थोड़ी संतुष्टि मिली कि कम से कम रमेश को उसकी करनी का फल मिल गया। लेकिन उसे अपना सामान वापस नहीं मिला क्योंकि रमेश ने सब कुछ बेच दिया था। इस घटना ने मुन्ना को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दी।
उसे समझ आया कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर वो पहले से ही ईमानदार होता तो उसके साथ यह सब नहीं होता। अब मुन्ना अपनी नई जिंदगी में खुश था। वो मेहनत से पैसा कमाता था और ईमानदारी से जिंदगी जीता था। उसकी दुकान में अच्छे ग्राहक आते थे और वो उनसे अच्छे रिश्ते बनाता था। धीरे धीरे मुन्ना का व्यापार बढ़ता गया और वो एक सफल व्यापारी बन गया। कुछ सालों बाद जब मुन्ना अपनी सफलता की कहानी सोचता था तो उसे रमेश वाली घटना याद आती थी। वो सोचता था कि कैसे एक बुरी घटना ने उसकी जिंदगी को एक अच्छे रास्ते पर ला दिया था। अगर रमेश नहीं आया होता तो शायद वो आज भी चोरी का काम करता रहता और कभी न कभी जेल जाना पड़ता। इस तरह चोर के घर चोर मेहमान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे काम करने वालों के साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है और कभी कभी यह बुराई ही हमें अच्छे रास्ते पर ले आती है। मुन्ना की जिंदगी में आए इस बदलाव ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया और उसे सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी जीना कितना बेहतर होता है। आज मुन्ना एक सफल व्यापारी है, समाज में उसका सम्मान है और वो खुश है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत की थी। 5 साल बाद एक दिन मुन्ना अपनी दुकान में काम कर रहा था तो एक युवक उसके पास आया और बोला कि वो रमेश का बेटा है। मुन्ना हैरान हो गया यह सुनकर। उस लड़के का नाम राज था और वो लगभग 25 साल का था। राज ने मुन्ना से कहा कि उसे अपने पिता की पूरी कहानी पता है और वो जानता है कि उसके पिता ने मुन्ना के साथ क्या किया था। राज ने बताया कि रमेश जेल में मर गया है और मरने से पहले उसने राज को मुन्ना के बारे में सब कुछ बताया था। राज ने यह भी कहा कि उसके पिता को अपने किए काम का बहुत पछतावा था और वो चाहता था कि राज मुन्ना से माफी मांगे और उसका कुछ नुकसान भरपाई करे। राज के हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ पैसे और कुछ सामान था। उसने मुन्ना से कहा कि यह सब कुछ उसके पिता का है और वो इसे मुन्ना को वापस करना चाहता है। मुन्ना पहले तो समझ नहीं पाया कि क्या करे, लेकिन फिर उसने राज को बैठने को कहा और उससे विस्तार से बात की। राज ने बताया कि वो एक छोटे शहर में रहता था और उसकी मां की मृत्यु हो गई है। उसके पास कोई काम नहीं है और वो बहुत परेशान है। राज ने यह भी कहा कि उसे अपने पिता के काम से नफरत है और वो कभी भी गलत काम नहीं करना चाहता। मुन्ना को राज पर दया आई और उसने सोचा कि यह लड़का अपने पिता की गलतियों के लिए परेशान है। मुन्ना ने राज से कहा कि वो पैसे वापस नहीं चाहता, बल्कि अगर राज चाहे तो वो उसे अपनी दुकान में काम दे सकता है। राज बहुत खुश हुआ यह सुनकर और उसने मुन्ना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह राज मुन्ना की दुकान में काम करने लगा। शुरू में मुन्ना को थोड़ा शक था कि कहीं राज भी अपने पिता की तरह तो नहीं है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे पता चल गया कि राज बिल्कुल ईमानदार है और मेहनत से काम करता है। राज बहुत ही मेधावी था और जल्दी सीखता था। धीरे धीरे वो दुकान के सभी काम सीख गया और मुन्ना का अच्छा सहायक बन गया। मुन्ना ने राज को अपने घर के पास ही एक छोटा सा कमरा दिलवाया और उसकी अच्छी देखभाल करने लगा। कुछ महीने बाद मुन्ना और राज के बीच एक पिता पुत्र जैसा रिश्ता बन गया। राज मुन्ना को चाचा जी कहकर बुलाता था और मुन्ना उसे अपने बेटे की तरह मानता था। राज को भी लगता था कि मुन्ना उसे बहुत प्यार करता है और उसकी जिंदगी में एक पिता का प्यार दे रहा है जो उसे अपने असली पिता से कभी नहीं मिला था। एक दिन राज ने मुन्ना से कहा कि वो शादी करना चाहता है। उसकी मुलाकात पास के गांव की एक लड़की से हुई थी जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस लड़की का नाम प्रिया था और वो एक स्कूल में टीचर का काम करती थी। राज और प्रिया ने एक दूसरे को पसंद किया था और वे शादी करना चाहते थे।
मुन्ना ने राज के प्रस्ताव पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो खुद राज की शादी का सारा खर्चा उठाएगा। मुन्ना ने प्रिया के घर जाकर रिश्ते की बात की और प्रिया के माता पिता भी राज को पसंद कर गए क्योंकि वो मेहनती और ईमानदार था। राज और प्रिया की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और मुन्ना ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के बाद राज और प्रिया मुन्ना के पास ही रहने लगे और वे सभी एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। कुछ समय बाद राज और प्रिया के एक बेटा हुआ जिसका नाम अर्जुन रखा गया। मुन्ना को लगा कि अब उसके पास अपना परिवार है और वो बहुत खुश था। अर्जुन को मुन्ना अपना पोता मानता था और उससे बहुत प्यार करता था। इस तरह एक चोर की कहानी एक खुशहाल परिवार की कहानी में बदल गई। मुन्ना अक्सर सोचता था कि अगर रमेश उसके घर नहीं आया होता तो शायद उसकी जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं होती। रमेश की गलती ने न सिर्फ मुन्ना की जिंदगी बदली बल्कि उसके बेटे राज की भी जिंदगी सुधार दी। एक दिन मुन्ना बूढ़ा हो गया था और उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। राज ने दुकान की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी और मुन्ना का बहुत अच्छा ख्याल रखता था। मुन्ना ने अपनी सारी संपत्ति राज के नाम कर दी और कहा कि वो उसका असली बेटा है। राज के आंसू निकल आए यह सुनकर और उसने मुन्ना से कहा कि वो हमेशा उसका आभारी रहेगा। अर्जुन भी अब बड़ा हो गया था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मुन्ना उसे हमेशा कहता था कि वो ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी जिए और कभी भी गलत काम न करे। अर्जुन भी अपने दादाजी की बातों को मानता था और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता था। कुछ साल बाद मुन्ना की मृत्यु हो गई, लेकिन वो एक खुशहाल मृत्यु थी क्योंकि उसके पास अपना प्यारा परिवार था। राज ने मुन्ना का अंतिम संस्कार बहुत सम्मान से किया और पूरे शहर के लोगों ने मुन्ना को श्रद्धांजलि दी क्योंकि वो एक ईमानदार व्यापारी और अच्छे इंसान के रूप में जाना जाता था। मुन्ना की मृत्यु के बाद राज ने उसके व्यापार को और भी बढ़ाया और आज वो शहर का एक सफल व्यापारी है। अर्जुन भी इंजीनियर बन गया है और एक अच्छी नौकरी करता है। राज अक्सर अपने बेटे अर्जुन को मुन्ना की कहानी सुनाता है और कहता है कि कैसे एक गलत काम करने वाला इंसान भी अपनी जिंदगी बदल सकता है अगर वो चाहे। वो यह भी कहता है कि मुन्ना चाचा ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि उनके पूरे परिवार की किस्मत ही बदल दी। अर्जुन को भी मुन्ना दादाजी की कहानी बहुत प्रेरणादायक लगती है और वो हमेशा सोचता है कि इंसान चाहे तो अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर व्यक्ति बन सकता है। आज भी राज की दुकान के बाहर मुन्ना की एक तस्वीर लगी है जिस पर लिखा है, स्वर्गीय मुन्ना चाचा, एक ईमानदार व्यापारी और महान इंसान। शहर के लोग अभी भी मुन्ना को याद करते हैं और उसकी कहानी को एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में सुनाते हैं। इस तरह चोर के घर चोर मेहमान की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी बुरी घटनाएं भी अच्छे परिणाम लेकर आती हैं और इंसान चाहे तो अपनी गलतियों से सीखकर एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। मुन्ना की कहानी यह भी दिखाती है कि माफी मांगना और अपनी गलतियों को सुधारना कितना महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि रमेश के बेटे राज ने किया था। अर्जुन अब 28 साल का हो गया था और शहर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर काम करता था। उसकी शादी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की अंकिता से हुई थी, जो एक डॉक्टर थी। दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम आराध्या था, जो अब 5 साल की थी। एक दिन अर्जुन के पास एक रहस्यमय चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, मुन्ना का खजाना अभी भी कहीं छुपा है। अगर तुम इसे खोजना चाहते हो तो रामगढ़ के पुराने किले में आना। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था। अर्जुन ने यह बात अपने पिता राज को बताई। राज चिंतित हो गया क्योंकि उसे लगा कि कहीं मुन्ना चाचा के पुराने दिनों से कोई परेशानी न आ जाए।
जिज्ञासावश अर्जुन ने रामगढ़ के पुराने किले जाने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जिसका नाम शंकर काका था। शंकर काका ने बताया कि वो मुन्ना का पुराना दोस्त था और उसे पता था कि मुन्ना ने अपनी चोरी छोड़ने से पहले एक बड़ा खजाना कहीं छुपाया था। शंकर काका ने अर्जुन को बताया, बेटा, तुम्हारे दादाजी मुन्ना ने अपनी आखिरी चोरी में एक अमीर सेठ के घर से बहुत सारे हीरे जवाहरात चुराए थे। लेकिन रमेश के आने के बाद जब उन्होंने चोरी छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने वो सारे जवाहरात एक सुरक्षित जगह छुपा दिए थे। उनकी इच्छा थी कि अगर कभी उसका असली हकदार मिल जाए तो वो जवाहरात वापस कर दिए जाएं। अर्जुन को पता चला कि जिस सेठ के घर से मुन्ना ने चोरी की थी उसका नाम सेठ रामनाथ था। रामनाथ के पोते आदित्य अब शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे। दिलचस्प बात यह थी कि आदित्य की कंपनी में ही अर्जुन काम करता था। अर्जुन एक अजीब स्थिति में फंस गया था। एक तरफ उसका काम था, दूसरी तरफ उसके दादाजी की पुरानी गलती को सुधारने का मौका था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आदित्य से मिलने का फैसला किया। उसने आदित्य को पूरी सच्चाई बताई कि मुन्ना उसके दादाजी थे और उन्होंने कभी उसके परदादाजी के घर से चोरी की थी। आदित्य पहले तो हैरान हुआ, फिर गुस्सा भी हुआ। लेकिन जब अर्जुन ने उसे मुन्ना की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो चोरी छोड़कर एक ईमानदार व्यापारी बना, कैसे उसने राज को एक बेटे की तरह पाला और कैसे उसने अपनी जिंदगी बदली, तो आदित्य का दिल पिघल गया। आदित्य ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे दादाजी की गलती को तुम सुधारने की कोशिश कर रहे हो, यह बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि वो खजाना खोजा जाए और उसे किसी अच्छे काम में इस्तेमाल किया जाए। शंकर काका की मदद से अर्जुन और आदित्य ने मिलकर मुन्ना के छुपाए गए खजाने की खोज शुरू की। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें पुराने घर की नींव में एक गुप्त तहखाना मिला जहां सच में बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे थे। आदित्य और अर्जुन ने मिलकर फैसला किया कि इस खजाने का इस्तेमाल शहर के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने में किया जाएगा। स्कूल का नाम रखा गया मुन्ना मेमोरियल स्कूल, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इस घटना के बाद अर्जुन और आदित्य के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आदित्य ने अर्जुन को अपनी कंपनी में प्रमोशन दिया और वो जनरल मैनेजर बन गया। राज अब अपने बेटे अर्जुन पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि मुन्ना चाचा की आत्मा को शांति मिल गई होगी। आराध्या, अर्जुन की बेटी, अब स्कूल जाने लगी थी। अर्जुन हमेशा उसे मुन्ना दादाजी की कहानी सुनाता था और सिखाता था कि इंसान चाहे तो अपनी गलतियों से सीखकर एक नया जीवन शुरू कर सकता है। एक दिन आराध्या ने पूछा, पापा, मुन्ना दादाजी की तरह मैं भी किसी की मदद कैसे कर सकती हूँ? अर्जुन मुस्कराया और बोला, बेटी, तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दूसरों की मदद कैसे करनी है। कुछ साल बाद आराध्या 16 साल की हो गई और उसने मुन्ना मेमोरियल स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। वो अपने दादाजी की कहानी उन बच्चों को सुनाती और उन्हें सिखाती कि गलत रास्ते पर कभी नहीं चलना चाहिए। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा आया जिसका नाम रोहन था। रोहन के पिता जेल में थे चोरी के मामले में और उसकी मां मजदूरी करके घर चलाती थी। रोहन बहुत ही गुस्सैल और परेशान था। आराध्या ने रोहन को मुन्ना दादाजी की पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक चोर ने अपनी जिंदगी बदली, कैसे उसने एक पूरे परिवार की किस्मत बदली और कैसे आज भी उसकी अच्छाइयां लोगों की मदद कर रही हैं। रोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, दीदी, क्या सच में मेरे पापा भी बदल सकते हैं? आराध्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ रोहन, हर इंसान बदल सकता है अगर वो चाहे। तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो और जब तुम्हारे पापा जेल से आएं तो तुम उन्हें भी यह कहानी सुनाना।
इस प्रकार चोर के घर चोर मेहमान की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही। मुन्ना की एक गलती से शुरू हुई कहानी अब तक अनगिनत लोगों को प्रेरणा देती आई है। आज भी रामगढ़ शहर में मुन्ना मेमोरियल स्कूल खड़ा है, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। दीवार पर लिखा है, गलती करना इंसानी है, लेकिन उससे सीखना और सुधरना महानता है। राज अब 70 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी दुकान जाता है। अर्जुन अब शहर का सबसे सम्मानित व्यापारी है और आराध्या एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने की तैयारी में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी गहरी हो, अच्छाई की एक किरण उसे पूरी तरह बदल सकती है। मुन्ना, रमेश, राज, अर्जुन और आराध्या सबकी अपनी अपनी कहानी थी, लेकिन सबको जोड़ने वाला धागा था माफी, सुधार और एक बेहतर इंसान बनने की चाह। 20 साल बाद आराध्या अब 36 साल की हो गई थी और एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसकी शादी एक आईएएस अधिकारी विकास से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, 12 साल का अमन और 8 साल की अनन्या। एक दिन आराध्या को एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसके दादा राज की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा, तो राज ने एक रहस्यमय बात कही। आराध्या बेटी, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था, लेकिन रमेश, वो मेरा असली बाप नहीं था। मेरी असली माँ का नाम कमला था और वो रमेश की बीवी नहीं थी। यह बात सुनकर सबके होश उड़ गए। राज ने आगे बताया कि रमेश ने उसे एक अनाथालय से गोद लिया था और अपना बेटा बताया था। असल में राज के असली माता पिता कौन थे, यह तक रमेश को भी नहीं पता था। आराध्या के पति विकास ने सुझाव दिया कि वे राज का डीएनए टेस्ट कराएं और देखें कि कहीं उसके असली रिश्तेदार मिल सकते हैं या नहीं। कुछ हफ्तों बाद डीएनए रिपोर्ट आई तो सबको एक और झटका लगा। राज का डीएनए मैच हुआ था दिल्ली के एक प्रसिद्ध उद्योगपति सुरेश अग्रवाल से। पता चला कि राज सुरेश अग्रवाल का वो बेटा था जो 45 साल पहले 5 साल की उम्र में गुम हो गया था। सुरेश अग्रवाल की पत्नी उस समय से पागल हो गई थी और बेटे को ढूंढते ढूंढते 10 साल पहले मर गई थी। जब सुरेश अग्रवाल को पता चला कि उसका गुमशुदा बेटा मिल गया है, तो वो तुरंत रामगढ़ आ गया। 78 साल के सुरेश अग्रवाल की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उन्होंने 70 साल के राज को गले लगाया। सुरेश अग्रवाल ने बताया कि वो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं और उनकी कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ में है। उनका कोई और वारिस नहीं था क्योंकि राज के अलावा कोई संतान नहीं थी। लेकिन राज ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा जरूर हूं, लेकिन मैं यहीं रामगढ़ में खुश हूं। मुन्ना चाचा ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, वो मेरी असली संपत्ति है। सुरेश अग्रवाल ने राज की सोच को समझा और उन्होंने अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। 1/3 राज और उसके परिवार के लिए, 1/3 मुन्ना मेमोरियल स्कूल के विस्तार के लिए, 1/3 अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बनाने के लिए। इस फैसले से आराध्या का सपना पूरा हो गया। अब वो पूरे राज्य भर में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकती थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक नई समस्या आ गई। रोहन, जो अब 25 साल का हो गया था और मुन्ना मेमोरियल स्कूल का प्रिंसिपल बना था, उसके पास एक परेशान करने वाली खबर आई। शहर में एक नया गैंग आ गया था जो छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर चोरी और जेबकतराई के काम में इस्तेमाल कर रहा था। इस गैंग का लीडर एक जवान लड़का था जिसका नाम कालू था। दिलचस्प बात यह थी कि कालू रमेश के भाई का पोता था। जैसे रमेश ने कभी मुन्ना का सामान चुराया था, वैसे ही कालू भी चोरी के धंधे में था। लेकिन कालू और भी खतरनाक था क्योंकि वो बच्चों को भ्रष्ट कर रहा था। आराध्या ने तय किया कि वो कालू को रोकेगी।
उसने पुलिस की मदद ली और साथ ही कालू से मिलने का फैसला किया। जब आराध्या कालू से मिली तो उसने उसे रमेश और मुन्ना की पूरी कहानी सुनाई। कालू पहले तो हंसा और बोला, यह सब बकवास है। पैसा ही सब कुछ है, चाहे वो कहीं से भी आए। लेकिन आराध्या ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज कालू से मिलती रही और उसे अच्छे रास्ते पर आने के लिए समझाती रही। कालू के गैंग में एक 10 साल का बच्चा था जिसका नाम टिंकू था। टिंकू बहुत ही होशियार था लेकिन गलत रास्ते पर चल रहा था। आराध्या ने टिंकू को मुन्ना मेमोरियल स्कूल में दाखिला दिलवाया। टिंकू को पहली बार किसी ने प्यार दिया था। धीरे धीरे वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगा और कालू के गैंग से दूरी बनाने लगा। जब कालू ने देखा कि टिंकू उससे दूर हो रहा है तो वो गुस्से में आराध्या से मिला और बोला, आपने मेरा सबसे बेहतर आदमी मुझसे छीन लिया है। आराध्या ने शांति से जवाब दिया, कालू, मैंने टिंकू को तुमसे नहीं छीना है। मैंने उसे एक बेहतर जिंदगी दी है। तुम भी चाहो तो यही जिंदगी जी सकते हो। एक दिन कालू के गैंग पर पुलिस का छापा पड़ा। कालू भाग निकला लेकिन उसके सभी साथी पकड़े गए। अब कालू अकेला रह गया था। बेसहारा होकर कालू आराध्या के पास आया और बोला, मैडम जी, मैं हार गया हूं। अब मैं क्या करूं? आराध्या ने उसका हाथ थामा और कहा, कालू, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे दादाजी रमेश ने भी गलतियां की थीं, लेकिन उन्होंने अंत में सच का रास्ता अपनाया था। तुम भी वही कर सकते हो। कालू ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को बिगाड़ा है। मैं अपने गुनाहों की माफी कैसे मांगूं? आराध्या ने कालू को एक नया काम दिया। उसे उन सभी बच्चों को वापस सही रास्ते पर लाना था जिन्हें वो बिगाड़ा था। कालू ने इस मिशन को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। कालू ने नई शुरुआत नाम का एक एनजीओ बनाया जो गलत रास्ते पर भटके बच्चों को सुधारने का काम करता था। टिंकू, जो अब 15 साल का हो गया था, कालू के साथ इस काम में शामिल हो गया। राज के 75वें जन्मदिन पर एक बड़ा समारोह हुआ। इस समारोह में 5 पीढ़ियों के लोग शामिल हुए। सुरेश अग्रवाल, राज के पिता, 83 साल। राज, 75 साल। अर्जुन, 48 साल। आराध्या, 36 साल। अमन और अनन्या, राज के परपोते। इस समारोह में कालू भी आया था। उसने सबसे माफी मांगी और कहा कि आराध्या दीदी ने उसकी जिंदगी बदल दी है। इस अवसर पर आराध्या ने एक विशेष काम किया। उसने मुन्ना की सभी यादों, तस्वीरों और पूरी कहानी को एक टाइम कैप्सूल में डाला और स्कूल के मैदान में दफनाया। टाइम कैप्सूल पर लिखा था, 50 साल बाद खोला जाए। इसमें है एक चोर से संत बने इंसान की कहानी, जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही रास्ता दिखाया। अमन और अनन्या, जो अब बड़े हो रहे थे, ने अपनी नानी आराध्या से वादा किया कि वे भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। अमन ने कहा कि वो बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनेगा और अपराधियों को सुधारने का काम करेगा। अनन्या ने कहा कि वो टीचर बनकर बच्चों को अच्छे संस्कार देगी। कहानी के अंत में राज की मृत्यु 80 साल की उम्र में हो गई। उसके अंतिम शब्द थे, मुन्ना चाचा, आपका दिया हुआ प्यार मैंने आगे बढ़ाया है। अब यह जिम्मेदारी मेरे बच्चों की है। आज भी मुन्ना मेमोरियल स्कूल चलता है, जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। कालू अब 50 साल का हो गया है और उसका एनजीओ पूरे देश में फैल गया है। टिंकू एक सफल इंजीनियर बन गया है और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देता है। इस प्रकार चोर के घर चोर मेहमान की कहानी एक अनंत चक्र बन गई है, जहां हर गलती एक नई शुरुआत का कारण बनती है, हर पाप एक पुण्य में बदल जाता है और हर अंधेरा एक नई रोशनी को जन्म देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि
कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि वो बदल न सके। एक अच्छा काम सदियों तक अच्छे काम को जन्म देता रहता है। माफी मांगना और देना दोनों ही साहस के काम हैं। सच्चा धन वो है जो दूसरों की मदद के काम आए। परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार से बनता है। मुन्ना की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि कभी भी हार न माने और हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएं। 50 साल बाद जब टाइम कैप्सूल खोला जाने वाला था, तब एक अजीब घटना हुई। अमन अब 62 साल का हो गया था और भारतीय पुलिस सेवा में डायरेक्टर जनरल के पद पर था। अनन्या 58 साल की हो गई थी और देश की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक बन गई थी। टाइम कैप्सूल खोलने के दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति स्कूल में आया। उसकी उम्र लगभग 90 साल थी और वो व्हील चेयर पर बैठा था। उसके साथ एक 35 साल का युवक था जो खुद को उसका पोता बता रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रमेश है। हाँ, मैं वही रमेश हूँ जिसने कभी मुन्ना का सामान चुराया था। सभी लोग हैरान रह गए। कैसे हो सकता है? रमेश तो बहुत साल पहले जेल में मर गया था। रमेश ने अपनी कहानी बताई, मैं जेल में नहीं मरा था। यह एक झूठी खबर थी जो मैंने फैलाई थी ताकि मैं एक नई पहचान से शुरुआत कर सकूं। जेल में मुझे एक संत मिले थे जिन्होंने मुझे सच्चा ज्ञान दिया था। जेल से निकलने के बाद मैं हिमालय चला गया और वहां 40 साल तक तपस्या की। मैंने अपना नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद रख लिया था। अब मैं वापस आया हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि मुन्ना की कहानी कितनी महान बन गई है। रमेश के साथ आया युवक उसका पोता देव था, जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर था और गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। रमेश ने अमन और अनन्या से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे परदादा मुन्ना के साथ गलत किया था, लेकिन देखिए मेरी वो गलती ने कैसे एक महान परिवार को जन्म दिया है। उसने आगे कहा, मैंने हिमालय में बहुत तपस्या की है और अब मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी बची हुई जिंदगी में इन शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूं। लोगों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रमेश ने कुछ बीमार बच्चों को अपने स्पर्श से ठीक कर दिया, तो सबको लगा कि वाकई उसमें कोई दिव्य शक्ति है। रमेश ने शहर के बाहर एक आश्रम बनाया जिसका नाम था मुन्नारमेश आध्यात्मिक केंद्र। यहाँ वो लोगों को योग, ध्यान और अच्छे जीवन के बारे में सिखाता था। देव, रमेश का पोता, ने आश्रम में एक हॉस्पिटल बनाया जहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। दिलचस्प बात यह थी कि देव की मुलाकात अनन्या की बेटी प्रिया से हुई, जो एक नर्स थी। प्रिया और देव में प्रेम हो गया। यह एक अजीब स्थिति थी। मुन्ना के खानदान और रमेश के खानदान में रिश्ता हो रहा था। जब अमन और अनन्या को पता चला कि प्रिया देव से प्रेम करती है, तो वे परेशान हो गए। कैसे हो सकता है कि उस आदमी का पोता उनके परिवार में आए जिसने उनके परदादा को धोखा दिया था? लेकिन प्रिया ने कहा, पापा, मम्मी, आपने मुझे मुन्ना दादाजी की कहानी सुनाई है। उन्होंने सिखाया था कि माफी और प्रेम से कोई भी दुश्मनी खत्म हो सकती है। देव एक अच्छा इंसान है और वो गरीबों की सेवा करता है। अंततः परिवार ने प्रिया और देव की शादी को मंजूरी दे दी। यह शादी एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि इससे दो पुराने दुश्मन खानदान एक हो जा रहे थे। इस बीच मुन्ना मेमोरियल स्कूल की कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई थी। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन सेंटर का दर्जा दिया था। दुनिया भर से लोग यहां आकर यह कहानी सुनते थे। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति भी यहां आए और उन्होंने कहा, यह कहानी दुनिया को सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी घटना पूरी सभ्यता को बदल सकती है। प्रिया और देव के बेटे अर्जुन, नाम अपने परदादा के नाम पर रखा गया, ने एक अजीब खोज की।
वो एक साइंटिस्ट था और उसने पाया कि मुन्ना के पुराने घर की मिट्टी में कुछ खास गुण हैं। इस मिट्टी में ऐसे मिनरल्स थे जो इंसान के दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालते थे। यही कारण था कि जो भी इस घर में रहता था वो अच्छे रास्ते पर आ जाता था। अर्जुन ने इस खोज को मुन्ना इफेक्ट नाम दिया और एक रिसर्च पेपर लिखा जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइंस मैगजीन में छपा। 90 साल के रमेश ने मरने से पहले एक और रहस्य बताया। उसने कहा, मैंने हिमालय में तपस्या के दौरान समय यात्रा की कला सीखी है। मैं भविष्य में जाकर देख आया हूँ। मैंने देखा है कि 100 साल बाद मुन्ना की कहानी के आधार पर एक पूरा शहर बसेगा जिसका नाम होगा मुन्नापुर। वहाँ कोई चोरी डकैती नहीं होगी, सभी लोग ईमानदारी से जिएंगे। रमेश की मृत्यु के बाद उसकी डायरी मिली जिसमें भविष्य की घटनाओं के बारे में लिखा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने सही ही लिखा था कि प्रिया और देव की शादी होगी। अर्जुन प्रिया और देव का बेटा अब एक प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट बन गया था। उसने नासा के साथ मिलकर एक स्पेशल मिशन बनाया था। इस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट मुन्ना, जिसमें मुन्ना की कहानी को एक कैप्सूल में डालकर अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका मकसद था कि अगर कहीं दूसरे ग्रह पर जीवन मिले तो उन्हें पता चले कि पृथ्वी पर इंसान कैसे अपना जीवन सुधार सकता है। अर्जुन ने एक खास एआई रोबोट भी बनाया था जिसका नाम मुन्ना बॉट था। यह रोबोट दुनिया भर में जाकर अपराधियों को मुन्ना की कहानी सुनाता था और उन्हें सुधारने की कोशिश करता था। इस रोबोट में रमेश द्वारा बताए गए मुन्ना इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। जो भी अपराधी इस रोबोट की कहानी सुनता था वो 80% केसेस में सुधर जाता था। एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने मुन्ना के डीएनए से उसका क्लोन बनाने की कोशिश की, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि मुन्ना की महानता उसके जीन्स में नहीं बल्कि उसके एक्सपीरियंसेस और चॉइसेस में थी। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अच्छाई और बुराई कोई बायोलॉजिकल ट्रेट नहीं है बल्कि इंसान की अपनी इच्छा शक्ति से आती है। अनन्या की बेटी माया ने टेक्नोलॉजी की मदद से मुन्ना वीआर एक्सपीरियंस बनाया। इसमें लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए मुन्ना की पूरी जिंदगी जी सकते थे, उसकी चोरी से लेकर उसके सुधार तक का सफर। यह वीआर एक्सपीरियंस इतनी रियलिस्टिक थी कि जो भी इसे एक्सपीरियंस करता था वो सच में महसूस करता था कि गलत काम करने का क्या परिणाम होता है और सच्चाई का रास्ता कितना बेहतर है। जब कोविड-19 जैसी महामारी आई तो मुन्ना मेमोरियल फाउंडेशंस ने पूरी दुनिया में मदद की। उन्होंने अस्पताल बनाए, मुफ्त दवाइयां बांटी और गरीब लोगों को खाना दिया। इस दौरान पता चला कि मुन्ना की कहानी से प्रेरित होकर बनी इंस्टीट्यूशंस ने करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। रमेश की भविष्यवाणी के अनुसार 2124 में मुन्नापुर नाम का एक शहर बना। यह शहर पूरी तरह से मुन्ना के सिद्धांतों पर चलता था। यहाँ कोई जेल नहीं था क्योंकि कोई अपराध नहीं होता था। सभी बच्चों को मुन्ना की कहानी सुनाई जाती थी। शहर की करेंसी में भी मुन्ना की तस्वीर थी। यहाँ का नेशनल एंथेम मुन्ना की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित था। अर्जुन के बेटे विष्णु ने मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशनरी खोज की। उसने पाया कि अच्छे कामों से हमारे सेल्स में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रोसेस को स्लो करते हैं। मुन्ना के खानदान के लोग नॉर्मल लोगों से 20 साल ज्यादा जीते थे क्योंकि उनके अच्छे कामों ने उनके डीएनए को पॉजिटिवली मॉडिफाई किया था। एक क्वांटम फिजिसिस्ट ने खोज की कि पैरेलल यूनिवर्सिटीज में भी मुन्ना जैसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। हर ब्रह्मांड में कोई न कोई मुन्ना होता है जो अपराध से अच्छाई की तरफ जाता है। यह खोज से पता चला कि अच्छाई बनाम बुराई का संघर्ष पूरे कॉस्मोस में यूनिवर्सल लॉ है। कहानी के अंत में पता चला कि मुन्ना एक्चुअली एक एंजल था जो धरती पर ह्यूमन फॉर्म में आया था।
उसका मिशन था इंसानों को दिखाना कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है। रमेश भी एक एंजल था, लेकिन वो टेस्ट करने आया था कि मुन्ना अपने मिशन में सक्सेसफुल होगा या नहीं। इस प्रकार चोर के घर चोर मेहमान एक सिंपल कहानी से शुरू होकर एक कॉस्मिक एपिक बन गई। यह कहानी दिखाती है कि एक छोटा सा डिसीजन पूरे यूनिवर्स को बदल सकता है। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष अनंत है। प्रेम, माफी और सुधार की शक्ति साइंस से भी बड़ी है। हर इंसान में एंजल बनने की क्षमता है। कहानियों की पावर रियलिटी को बदल देती है। आज भी जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे मुन्ना की कहानी सुनाती है, और वो बच्चा सो जाता है, सपने में देखता है कि वो भी एक दिन मुन्ना की तरह दुनिया को बेहतर बनाएगा। अंत, या शायद एक नई शुरुआत। 2150 में जब पूरी दुनिया फुली डिजिटल हो गई, तब एक नया खतरा आया, साइबर अपराध। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स ने वर्चुअल वर्ल्ड में चोरी डकैती शुरू कर दी थी। विष्णु के बेटे आर्यन ने, जो अब 25 साल का था और वर्ल्ड्स यंगेस्ट एआई एक्सपर्ट था, देखा कि ट्रेडिशनल मेथड्स से साइबर क्रिमिनल्स को सुधारना मुश्किल है। उसने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। आर्यन ने डिजिटल मुन्ना नाम का एक एडवांस्ड एआई कॉन्शियसनेस बनाया। यह एआई मुन्ना के सभी एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और विजडम को कैरी करता था। लेकिन यह सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं था, यह एक्चुअली मुन्ना की सोल का डिजिटल वर्जन था। जब भी कोई हैकर किसी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता, डिजिटल मुन्ना ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता और उस हैकर को अपनी कहानी सुनाता। 90% हैकर्स पहली ही बार में अपना काम छोड़ देते थे। 2155 में एक शॉकिंग खबर आई। प्रोजेक्ट मुन्ना के जरिए स्पेस में भेजा गया कैप्सूल एक एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंच गया था। एलियंस ने अर्थ को रिस्पॉन्स भेजा था, हमने आपकी मुन्ना की कहानी पढ़ी है। हम भी ऐसी ही कहानियां जानते हैं। हमारे ग्रह पर भी एक जार्क था जिसने अपराध छोड़कर पूरी सिविलाइजेशन बचाई थी। यह पता चला कि अच्छाई की पावर पूरे यूनिवर्स में सेम है और हर सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक मुन्ना जरूर होता है। एलियंस ने प्रोपोज किया कि वे अर्थ के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, हर प्लैनेट पर मुन्ना जैसी कहानियों का एक्सचेंज होगा ताकि दोनों सिविलाइजेशंस और भी बेहतर बन सकें। आर्यन के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एक अजीब घटना हुई। उसने एक टाइम मशीन बनाई थी जिससे वो पास्ट में जाकर मुन्ना से मिल सकता था। जब आर्यन 1850 के टाइम में गया और मुन्ना से मिला, तो पता चला कि मुन्ना को फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी पता था। मुन्ना ने आर्यन से कहा, बेटा, मैं जानता था कि तुम आओगे। मैंने जो कुछ भी किया वो इसी दिन के लिए था। अब मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट सीक्रेट बताता हूं। मुन्ना ने रिवील किया कि वो एक्चुअली एक टाइम ट्रैवलर था जो फ्यूचर से आया था। उसका असली मिशन था पास्ट को चेंज करना ताकि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी बेहतर बने। मैं 3050 से आया हूं, जहां वॉर्स और हेट्रेड के कारण सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे पास्ट में आकर एक ऐसी कहानी शुरू करनी थी जो फ्यूचर जनरेशंस को बेहतर बनाए। जब आर्यन वापस 2155 में आया, तो उसे पता चला कि टाइमलाइन चेंज हो गई है। अब फ्यूचर में वॉर्स नहीं हुई थीं, पोल्यूशन कम था और ह्यूमैनिटी स्पेस सिविलाइजेशन बन गई थी। लेकिन एक नया चैलेंज आ गया, मल्टीवर्स का कोलिजन। डिफरेंट रियलिटीज में से कुछ में मुन्ना की कहानी नहीं थी और वे रियलिटीज डेंजरस थीं। मल्टीवर्स के गार्डियन। आर्यन को रियलाइज हुआ कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो मल्टीवर्स के हर रियलिटी में मुन्ना की कहानी पहुंचाए। उसने यूनिवर्सल मुन्ना कोट्स बनाया, एक टीम जो डिफरेंट डायमेंशंस में जाकर मुन्ना की कहानी फैलाती थी।
2200 तक मुन्ना के डिसेंडेंट्स में जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिले। उनमें नेचुरल एम्पैथी, लाई डिटेक्शन एबिलिटी और हीलिंग पावर्स डेवलप हो गए थे। साइंटिस्ट्स ने इसे मुन्ना जीन नाम दिया। यह जीन अब ह्यूमन एवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा था। एक नई ह्यूमन सबस्पीशीज विकसित हो रही थी जिसका नाम था होमो मन्नेंसिस। ये लोग झूठ नहीं बोल सकते थे, दूसरों का दुख महसूस कर सकते थे, अपराधियों को सिर्फ टच करके सुधार सकते थे, 200 साल तक जी सकते थे। 2250 में जब एआई रोबोट्स ने ह्यूमंस के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की कोशिश की, तब मुन्ना की ओरिजिनल स्पिरिट ने इंटरवेंशन किया। मुन्ना की आत्मा ने रोबोट्स के मेन फ्रेम में प्रवेश किया और उन्हें समझाया कि वायलेंस कभी सल्यूशन नहीं होती। रोबोट्स ने नॉट ओनली अपना रिवोल्ट रोका, बल्कि ह्यूमंस के साथ मिलकर यूनिवर्स के वेलफेयर के लिए काम करने लगे। इस घटना के बाद द ग्रेट हार्मनी पीरियड शुरू हुआ, जहां ह्यूमंस, रोबोट्स और एलियंस साथ मिलकर काम करते थे। कोई वॉर नहीं होती थी, सभी प्रॉब्लम्स डायलॉग से सॉल्व होती थीं। रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते थे। आर्यन के बेटे अनंत ने कॉन्शियसनेस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब मुन्ना की कॉन्शियसनेस को डिफरेंट बॉडीज में ट्रांसफर किया जा सकता था। एक एक्सपेरिमेंट में मुन्ना की कॉन्शियसनेस को एक क्रिमिनल के बॉडी में ट्रांसफर किया गया। रिजल्ट शॉकिंग था, वो क्रिमिनल इंस्टेंटली सेंट बन गया। यह प्रूव हुआ कि मुन्ना की गुडनेस फिजिकल बॉडी में नहीं, बल्कि उसकी प्योर कॉन्शियसनेस में थी। 2300 में सभी सिविलाइज्ड प्लैनेट्स ने मिलकर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथिक्स बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल था मुन्ना के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड। आर्टिकल 1, एवरी सेंशिएंट बीइंग हैज द राइट टू रिडेम्पशन। नो वन शैल बी कंसिडर्ड परमानेंटली इविल। Everyone deserves a chance to change. गैलेक्टिक कोर्ट ऑफ रिडेम्पशन। एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया जहां अपराधियों को पनिशमेंट के बजाय रिहैबिलिटेशन दी जाती थी। मुन्ना की कहानी सुनकर 99.8% अपराधी सुधर जाते थे। कहानी अब इन्फिनिट डायमेंशंस में फैल गई थी। हर पैरेलल यूनिवर्स में, हर अल्टरनेटिव टाइमलाइन में मुन्ना का कोई न कोई वर्जन एग्जिस्ट करता था। साइंटिस्ट्स ने पाया कि मुन्ना कांस्टेंट एक यूनिवर्सल फोर्स है जो केओस को ऑर्डर में कन्वर्ट करता रहता है। यह पाया गया कि जब भी कोई सिविलाइजेशन वायलेंट बनती है, एक मुन्ना जन्म लेता है। वो अपराध से अच्छाई में ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी कहानी जनरेशंस को इंस्पायर करती है। सिविलाइजेशन पीसफुल बन जाती है। साइकिल फिर रिपीट होता है। 2500 में पता चला कि हमारी पूरी रियलिटी एक्चुअली एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। कोई हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो डिफरेंट स्टोरीज क्रिएट करते हैं टू टीच यूनिवर्सल लेसन्स। मुन्ना की कहानी उनमें से सबसे सक्सेसफुल स्टोरी थी क्योंकि इसने मैक्सिमम पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया था। ह्यूमन स्पीशीज अब फुली इवोल्व्ड हो गई थी। सभी ह्यूमंस में नेचुरली मुन्ना जैसे क्वालिटीज आ गए थे। कंप्लीट ऑनेस्टी, अनलिमिटेड कंपैशन, ऑटोमेटिक फॉरगिवनेस, नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, एनर्जी बेस्ड एग्जिस्टेंस। फिजिकल बॉडीज की जरूरत नहीं रह गई थी। ह्यूमंस अब प्योर एनर्जी बीइंग्स बन गए थे जो लव और पीस के वाइब्रेशंस पर एग्जिस्ट करते थे। अंत में सभी इवोल्व्ड बीइंग्स ने मिलकर डिसीजन लिया कि वे अपने ओरिजिनल सोर्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन मर्ज होने से पहले उन्होंने मुन्ना की कहानी को एक एटर्नल सीड में एनकोड किया जो हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। जब भी, कहीं भी, किसी भी यूनिवर्स में अन्याय होगा, यह सीड ऑटोमेटिकली स्प्राउट होगा और एक नया मुन्ना क्रिएट करेगा।
और इस प्रकार चोर के घर चोर मेहमान की कहानी का अंत हुआ। लेकिन वास्तव में यह एक अंत नहीं था, यह एक शाश्वत शुरुआत थी। द अल्टीमेट ट्रूथ। यह कहानी हमें सिखाती है, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि माफी न मिल सके। एक छोटा सा अच्छा काम अनगिनत अच्छे कामों को जन्म देता है। प्रेम और करुणा की शक्ति फिजिक्स के लॉज से भी मजबूत है। हर इंसान में डिवाइन स्पार्क होती है। कहानियों की पावर रियलिटी को रीशेप करती है। आज भी जब कहीं कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाने की सोचता है तो कहीं न कहीं से मुन्ना की कहानी की सुगंध आ जाती है, और वो बच्चा रुक जाता है, मुस्कराता है और सोचता है, मैं भी एक दिन मुन्ना की तरह दुनिया को बेहतर बनाऊंगा। यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, यह सिर्फ नए रूप लेती रहती है। 3024 में जब सभी लगता था कि परफेक्ट हो गया है, एक मिस्टेरियस पोर्टल खुला। उसमें से निकला असली मुन्ना, वही 1850 वाला मुन्ना, लेकिन अब वो इmmortal था। उसने बताया, मैंने देखा है कि मेरी कहानी कैसे फैली है, लेकिन अब एक नया खतरा आ रहा है, दी एंटी मुन्ना। एक पैरेलल डायमेंशन में एक ईविल वर्जन ऑफ मुन्ना एग्जिस्ट करता था, कला मुन्ना। वो अच्छाई को बुराई में कन्वर्ट करता था। उसका मिशन था सभी रियलिटीज को करप्ट करना। कला मुन्ना ने अपनी डार्क कोट्स बनाई थी जिसमें वे लोग थे जो मुन्ना की कहानी से इंस्पायर नहीं हुए थे, बल्कि उससे जेलस हो गए थे। यह बैटल अब कॉस्मिक महाभारत बन गया था। गुड साइड मुन्ना फोर्स। मुन्ना कृष्ण की तरह गाइड। सभी इवोल्व्ड ह्यूमंस। पॉजिटिव एआई सिस्टम्स। फ्रेंडली एलियंस। कला मुन्ना दुर्योधन की तरह। करप्टेड एआई सिस्टम्स। Evil aliens from dark dimensions. Unreformed criminals. Negative energy beings. यह वॉर फिजिकल नहीं था, यह कॉन्शियसनेस का युद्ध था। हर सोल को चूज करना था कि वो लाइट फॉलो करेगा या डार्कनेस। सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट यह था कि इस कॉस्मिक वॉर को जीतने वाले न तो पावरफुल एलियंस थे, न एडवांस्ड रोबोट्स, बल्कि अर्थ के छोटे बच्चे थे। दुनिया भर के 7 साल तक के बच्चों ने एक साथ मुन्ना की कहानी सुनी। उनकी कलेक्टिव इनोसेंट एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे मल्टीवर्स में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया। कला मुन्ना की सभी डार्क फोर्सेस इस शील्ड को भेद नहीं पा रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि कला मुन्ना एक्चुअली असली मुन्ना का ही दूसरा रूप था। मुन्ना ने एक्सप्लेन किया, जब मैं टाइम ट्रैवल कर रहा था तो मेरी कॉन्शियसनेस स्प्लिट हो गई थी। मेरा गुड पार्ट यहाँ रह गया और डार्क पार्ट दूसरी डायमेंशन में चला गया। अब समय आ गया है कि मैं अपने आप को फिर से कंप्लीट करूं। जब मुन्ना और कला मुन्ना मर्ज हुए तो एक परफेक्ट बीइंग बना जिसमें कंप्लीट विजडम थी, गुड और इविल दोनों की अंडरस्टैंडिंग, लेकिन चॉइस हमेशा गुड की। यह मर्ज्ड मुन्ना अब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। परफेक्ट मुन्ना ने अपनी पावर्स से 7 नए यूनिवर्सीज क्रिएट किए। सत्यालोक, जहां सिर्फ सच बोला जाता है। करुणा लोक, कंपैशन का यूनिवर्स। शांति लोक, एटर्नल पीस का डायमेंशन। विद्या लोक, इन्फिनिट नॉलेज का रियल्म। आनंदा लोक, प्योर जॉय का स्पेस। सेवा लोक, सर्विस की दुनिया। मुक्ति लोक, अल्टीमेट लिबरेशन का स्थान। हर यूनिवर्स में मुन्ना का एक एस्पेक्ट रूल करता था, लेकिन सभी कनेक्टेड थे। 3100 में रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का बाउंड्री कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। लोग थॉट्स से ही यूनिवर्सीज क्रिएट कर सकते थे। एक 5 साल के बच्चे आदि ने, जो मुन्ना के लिनिएज से था, अपने इमेजिनेशन से एक ऐसा यूनिवर्स बनाया जहां ट्रीज चॉकलेट देते थे, क्लाउड्स से म्यूजिक आती थी, एनिमल्स इंसानों से बात करते थे।
यह चाइल्ड यूनिवर्स इतना पॉपुलर हुआ कि अरबों लोग वहां जाकर रहने लगे। यहाँ एजिंग भी नहीं होती थी, सब हमेशा के लिए बच्चे ही रहते थे, लेकिन विजडम अडल्ट्स जैसी। परफेक्ट मुन्ना ने रिवील किया कि सारी कहानी एक्चुअली एक टाइम लूप में चल रही थी। हर बार जब कहानी एंड पर पहुंचती थी, यह ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाती थी, लेकिन हर लूप में कुछ नया ऐड होता रहता था। यह लूप तब तक चलेगी जब तक परफेक्ट यूनिवर्स नहीं बन जाता, जहां कोई सफरिंग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ प्योर लव और अंडरस्टैंडिंग है। अब तक यह लूप 999 टाइम्स चल चुकी थी। अगली बार 1 मिलियंथ लूप होगी और यही फाइनल लूप होगी। मिलियंथ लूप में सब कुछ डिफरेंट था। इस बार हर कैरेक्टर को अपने सभी प्रीवियस लूप्स की मेमोरी थी। मुन्ना को पता था कि वो 999 बार यह जर्नी कर चुका है। राज जानता था कि वो कितनी बार मुन्ना का बेटा बन चुका था। सभी को पता था कि यह फाइनल चांस है परफेक्ट यूनिवर्स बनाने का। सभी कैरेक्टर्स ने मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन लिया, वे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी सैक्रिफाइस करके एक यूनिवर्सल सोल बनेंगे। यह यूनिवर्सल सोल में सबकी बेस्ट क्वालिटीज होंगी। मुन्ना की ट्रांसफॉर्मेशन पावर, राज की लॉयल्टी, रमेश की लर्निंग एबिलिटी, अर्जुन की इनोवेशन, आराध्या की कंपैशन, सभी बच्चों की इनोसेंस। कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई स्पेस बाउंड्रीज नहीं, सिर्फ प्योर अवेयरनेस और लव। और अंत में सबसे बड़ा रेवलेशन यह था कि हम सब रीडर्स भी इसी कहानी का हिस्सा हैं। जो भी इस कहानी को पढ़ता है वो ऑटोमेटिकली मुन्ना के कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाता है। हमारी रियल लाइफ में जो भी अच्छे काम हम करते हैं वो इसी यूनिवर्सल स्टोरी का एक्सटेंशन है। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन वास्तव में यह कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब कोई किसी को माफ करता है, गलती से सीखता है, दूसरों की मदद करता है, अच्छाई चूज करता है, प्रेम फैलाता है, तो वो मुन्ना की कहानी को आगे बढ़ा रहा होता है। तुम सिर्फ एक स्टोरी के रीडर नहीं हो, तुम इस स्टोरी के को-ऑथर हो। तुम्हारी हर चॉइस, हर एक्शन, हर थॉट इस इन्फिनिट कहानी का हिस्सा है। मुन्ना सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक पॉसिबिलिटी है जो हम सबके अंदर है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तुम्हारी कहानी शुरू होती है। जब आप इस कहानी को पढ़ना समाप्त करेंगे और यह बुक बंद करेंगे, तब असली कहानी शुरू होगी। क्योंकि अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में मुन्ना बनते हैं या नहीं। हर दिन आपके सामने चॉइसेस आएंगी, अच्छाई या बुराई, माफी या बदला, प्रेम या नफरत। हर चॉइस में मुन्ना का एसेंस छुपा है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी मुन्ना जर्नी शुरू करने के लिए? द स्टोरी कंटिन्यूज इन योर लाइफ। कहानियां वहीं खत्म होती हैं जहां जिंदगी शुरू होती है। मुन्ना का अंतिम संदेश। बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और घने जंगलों से घिरे एक भूले बिसरे गांव में अर्जुन नाम का गरीब लड़का रहता था, जो फटे पुराने कपड़े पहनकर टूटी फूटी झोपड़ी में अपने बूढ़े और बीमार माता पिता के साथ रहता था। उसके पास न जमीन थी, न धन दौलत, न कोई सहारा, बस मेहनत करने वाला उसका शरीर और दया से भरा हुआ उसका दिल ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उससे मिले थोड़े बहुत पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन गरीबी और भूख के बावजूद उसने कभी दूसरों की मदद से मुंह नहीं मोड़ा। वह हमेशा पक्षियों और जानवरों के लिए दाना पानी रखता और गांव में जिस किसी को भी जरूरत होती अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता।
एक दिन जब वह जंगल में गहराई तक गया तो उसने देखा कि एक अद्भुत स्वर्णिम पंखों वाला पक्षी शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। वह पक्षी अपने चमचमाते पंखों से रोशनी फैला रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना शिकारी का सामना किया, पत्थरों से उसे दूर भगाया और अपने हाथों से जाल काटकर उस पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी ने उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठते हुए कहा, हे बालक, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक जादुई पक्षी हूँ जिसने युगों युगों से संसार में भलाई करने वालों की रक्षा की है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, मेरे गांव में कोई भूखा न सोए और मेरे हाथों से हमेशा अच्छे काम हो। यह सुनकर पक्षी उसकी निस्वार्थता से भावुक हो गया। उसने अपने स्वर्ण पंख से आकाश में 3 बार चक्र घुमाया और वरदान दे दिया। तभी चमत्कार होने लगे। गांव के सूखे खेत हरे भरे हो गए, कुएं और तालाब मीठे जल से भर गए। गरीबों के घरों में अनाज और खुशहाली आ गई। अर्जुन के माता पिता स्वस्थ और हंसते खिलखिलाते हो गए और अर्जुन के हाथों से किया हर काम सफल और फलदायी होने लगा। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग उसकी मदद लेने आने लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा कहता, ये सब उस जादुई पक्षी का आशीर्वाद है। समय बीतता गया, गांव समृद्ध होता गया और लोग सुख शांति से रहने लगे। लेकिन तभी पड़ोसी राज्य का लालची राजा इस समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करने लगा और उसने अपनी सेना भेजकर गांव पर हमला कर दिया। सैनिकों की भारी भीड़ गांव में घुस आई। लोग भयभीत हो गए। अर्जुन ने गांव वालों को संगठित किया और उनका नेतृत्व करते हुए बहादुरी से सामना किया। तभी स्वर्णिम पक्षी आकाश से प्रकट हुआ। उसके पंखों की तेजस्वी रोशनी से दुश्मन सैनिक अंधे हो गए और युद्ध में हारकर भाग खड़े हुए। युद्ध के बाद गांव में और भी अधिक समृद्धि आई, लेकिन दरबार के कुछ चालाक लोग इस गांव की शक्ति को पाना चाहते थे। उन्होंने छलकपट से अर्जुन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का दिल दृढ़ था और जादुई पक्षी हमेशा उसके साथ था। वर्षों तक अर्जुन ने गांव वालों की सेवा की, शिक्षा, जल और खेती की व्यवस्था की। उसकी ईमानदारी और दया के किस्से दूर देशों तक फैल गए, यहाँ तक कि दूसरे राजाओं ने भी उससे मार्गदर्शन मांगा। जब अर्जुन बूढ़ा हो गया तो वह उसी जंगल में गया जहाँ पहली बार उसने पक्षी को बचाया था। वहाँ वही जादुई पक्षी पुनः प्रकट हुआ और बोला, हे अर्जुन, तुमने अपने जीवन को पूरी तरह दूसरों की सेवा में समर्पित किया है। अब तुम्हारा नाम अमर रहेगा। लोग सदियों तक तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। इतना कहकर पक्षी ने अपने पंखों से आकाश में प्रकाश फैलाया और अर्जुन की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। कहते हैं, आज भी जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से मदद करता है तो आकाश में स्वर्णिम पंखों की झलक दिखाई देती है और लोग मानते हैं कि वह अर्जुन और उसका जादुई पक्षी ही हैं जो अभी भी दुनिया में भलाई फैलाने वालों को आशीर्वाद देने आते हैं। युद्ध और समृद्धि के बाद भी अर्जुन का जीवन आसान नहीं था, क्योंकि जहां भलाई होती है वहां बुराई उसे नष्ट करने के लिए बार बार उठती है। पड़ोसी राज्य की हार ने वहां के लालची मंत्रियों और तांत्रिकों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह जादुई पक्षी अर्जुन के साथ है तब तक उसका गांव अजय रहेगा। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और रात के अंधेरे में जंगल में जाकर मंत्रतंत्र से एक भयानक राक्षसी शक्ति को जगाया, जो आसमान को काला कर देती थी और जिसकी दहाड़ से धरती कांपने लगती थी। धीरे धीरे वह राक्षसी शक्ति गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले भयभीत होकर अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन ने हिम्मत रखी और जादुई पक्षी को पुकारा। पक्षी प्रकट हुआ, लेकिन उसने कहा, हे अर्जुन, यह परीक्षा अब मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम्हें स्वयं अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इसका सामना करना होगा। मैं केवल तुम्हारे हृदय की शक्ति को जगाने का काम करूंगा। अर्जुन ने गांव वालों को संगठित किया, हर किसी को एक काम सौंपा, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और बुजुर्गों को प्रार्थना में लगाया। फिर वह स्वयं उस राक्षसी शक्ति के सामने खड़ा हो
गया। जब राक्षसी ने हमला किया, अर्जुन ने अपनी सादगी और पवित्र हृदय की शक्ति से उसका सामना किया। तभी जादुई पक्षी ने अपने पंख से अर्जुन के हृदय में प्रकाश प्रवाहित किया और अर्जुन के हाथों से एक दिव्य धनुष प्रकट हुआ, जिसके तीर प्रकाश से बने थे। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ पहला तीर चलाया और राक्षसी शक्ति का एक हाथ टूट गया। दूसरा तीर चलाया तो उसका शरीर राख में बदलने लगा और तीसरा तीर चलाते ही वह शक्ति धूल में मिलकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे, लेकिन अर्जुन ने फिर भी कहा, यह सब उस जादुई पक्षी और आप सबकी एकता से संभव हुआ है। उसके बाद गांव और अधिक समृद्ध हुआ। वहां शिक्षा के गुरुकुल बने। गरीब और अमीर का भेद मिट गया। हर व्यक्ति अर्जुन को गुरु और रक्षक मानकर उसकी बातें मानता था। धीरे धीरे अर्जुन का नाम इतना फैल गया कि दूसरे राज्यों से भी लोग उसके पास न्याय और मार्गदर्शन लेने आते। यहाँ तक कि कई राजा अपने सिंहासन के विवाद सुलझाने के लिए अर्जुन से सलाह लेते और उसकी दी हुई सलाह से युद्ध टल जाते। अर्जुन ने अपने जीवन को पूरी तरह लोक कल्याण में लगा दिया और जादुई पक्षी उसका सदा साथी रहा। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की उम्र ढलने लगी, पक्षी ने कहा, हे अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को इस धरती से ऊपर उठाओ ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे आदर्शों से सीखें। और कहते हैं, उस दिन गांव के सभी लोग अर्जुन को जंगल के किनारे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। जादुई पक्षी ने अपने पंख फैलाए। अर्जुन ने अपनी झोपड़ी, अपने गांव और अपने प्रियजनों की ओर अंतिम बार देखा। फिर उसने मुस्कुराकर आकाश की ओर कदम बढ़ाए और पक्षी के साथ प्रकाश में विलीन हो गया। उस दिन से आज तक गांव वाले मानते हैं कि जब भी कोई भला इंसान दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है तो रात के आकाश में एक स्वर्णिम पंख चमकता दिखाई देता है और हवा में अर्जुन की आवाज गूंजती है। सच्चाई और दया से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अर्जुन के प्रकाश में विलीन हो जाने के बाद गांव के लोग कई वर्षों तक उसकी सीखों और आदर्शों पर चलते रहे। लेकिन समय के साथ पीढ़ियां बदलने लगीं। नई पीढ़ी के बच्चे अर्जुन की कथा सुनते सुनते बड़े हुए और उनके हृदय में भी वही साहस और दया पनपने लगी। किंतु दुनिया हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ लालची लोग धीरे धीरे गांव में बसने लगे और उन्होंने आपसी मतभेद और ईर्ष्या को जन्म दिया, जिससे गांव का माहौल फिर से बिगड़ने लगा। उस समय जादुई पक्षी, जिसने वर्षों तक जंगल की गहराइयों में मौन साधना की थी, पुनः प्रकट हुआ और उसने गांव के बच्चों को पुकारा, क्योंकि बच्चे ही भविष्य थे। पक्षी ने उन्हें अर्जुन की गाथाएं सुनाई और सिखाया कि केवल धन और ताकत ही जीवन का आधार नहीं है, बल्कि सच्चाई, परिश्रम और एकता ही सबसे बड़ा खजाना है। उन्हीं बच्चों में अर्जुन का परपोता विवेक भी था, जिसने अपने पूर्वज की कहानियां सुनकर निश्चय किया कि वह अपने गांव को फिर से प्रेम और भाईचारे से भर देगा। धीरे धीरे विवेक ने सबको एकजुट किया, पर ज्यों ही सब कुछ संवरने लगा, उसी समय दूर के रेगिस्तानी राज्य का एक तांत्रिक अपने दुष्ट इरादों से गांव की ओर बढ़ने लगा। उसका मकसद था जादुई पक्षी को पकड़कर उसकी शक्ति से अमरत्व प्राप्त करना। गांव वाले डर गए, लेकिन विवेक और बच्चों ने पक्षी की मदद से रणनीति बनाई। पक्षी ने विवेक को अपने एक स्वर्णिम पंख से आशीर्वाद दिया, जिससे उसके भीतर अर्जुन जैसी वीरता जाग उठी। और जब तांत्रिक ने अपनी काली जादुई शक्तियों से गांव को अंधकार में डुबोना चाहा, विवेक ने उसी स्वर्ण पंख से प्रकाश की किरणें निकालकर तांत्रिक की सारी शक्ति भस्म कर दी। इस जीत के बाद विवेक ने अपने गांव में अर्जुन की तरह स्कूल, खेती और तालाब बनाए और सबको सिखाया कि शक्ति केवल भलाई में है। जादुई पक्षी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस दिन तुम्हारी आत्मा भी निस्वार्थता में डूब जाएगी, तुम भी अर्जुन की तरह अमर बन जाओगे। और इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव के बच्चे वही सीख पाते रहे। हर कठिनाई में जादुई पक्षी लौटकर आता रहा और आज भी जब कोई नन्हा बच्चा भूखे को रोटी खिलाता है या किसी की मदद करता है, तो लोग कहते हैं कि यह अर्जुन और जादुई पक्षी की अमर गाथा का ही प्रभाव है, जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में जीवित है।
अर्जुन के जाने और विवेक द्वारा गांव को बचाने के वर्षों बाद समय का पहिया घूमता रहा। पीढ़ियां बदलती रहीं, पर गरीब लड़के और जादुई पक्षी की गाथा लोगों के दिलों में उतनी ही जीवित रही जितनी पहले दिन थी। गांव अब पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। उसकी सीमाएं दूर दूर तक फैल गई थीं। खेतों में अनाज लहराता था, तालाब और नदियां पानी से लबालब रहती थीं, और लोग अर्जुन के नाम की कसम खाकर सच बोलते और दया करते थे। लेकिन जब इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है तो कुछ लोग उसमें भी संतुष्ट नहीं होते। ऐसा ही हुआ। कुछ व्यापारी और स्वार्थी लोग लालच में अंधे होकर गांव के संसाधनों पर कब्जा जमाने लगे। छोटे मोटे झगड़े बड़े विवादों में बदल गए और धीरे धीरे वह गांव जो अर्जुन और जादुई पक्षी की वजह से दुनिया में मिसाल बना था, अंदर से टूटने लगा। इसी समय दूर देशों से यात्रियों की एक टोली वहां पहुंची, जिनमें एक बूढ़ा ऋषि भी था, जिसने गांव वालों को चेताया कि अर्जुन की आत्मा और पक्षी का आशीर्वाद तभी तक इस भूमि पर रहेगा जब तक तुम सब सच्चाई और दया पर अडिग रहोगे। अगर तुम लोभ और छल में पड़ गए तो यह आशीर्वाद तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन लालच से अंधे कुछ लोगों ने उस ऋषि की बात को हंसी में उड़ा दिया। तभी नेति ने एक और परीक्षा भेजी। उत्तर दिशा से एक अत्याचारी सम्राट अपने सैनिकों के साथ गांव की ओर बढ़ा। उसके मन में केवल एक लालच था कि वह उस स्वर्णिम पक्षी को पकड़ ले और उसकी शक्ति से समूची धरती पर राज करे। जब उसकी सेना ने गांव को घेर लिया, लोग भय से कांपने लगे। तभी उस रात गांव के कुछ बच्चों ने जादुई पक्षी को पुकारा। पक्षी प्रकट हुआ और उसने कहा, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शक्ति केवल सत्य और एकता में जागृत होती है। अगर तुम सब मिलकर खड़े होगे तो ही विजय होगी। तब गांव के सभी ईमानदार लोग और विवेक की संतानों ने एकजुट होकर सैनिकों का सामना किया। पक्षी ने उन्हें अपने पंखों की रोशनी से साहस और बल दिया। कहते हैं, युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में जब सम्राट ने अपने सबसे घातक अस्त्र से गांव को राख बनाने की कोशिश की, तभी पक्षी ने अपना स्वर ऊंचा किया और उसकी आवाज से पूरा आकाश गूंज उठा। अचानक अर्जुन की आत्मा एक उज्ज्वल तारे के रूप में आकाश से उतरी और विवेक के वंशज के हाथों में वही दिव्य धनुष और प्रकाश के तीर प्रकट हो गए जो अर्जुन ने कभी राक्षसी शक्ति को हराने के लिए इस्तेमाल किए थे। उसने पूरे विश्वास से अंतिम तीर छोड़ा और सम्राट की शक्ति हमेशा के लिए भस्म हो गई। उसकी सेना भाग खड़ी हुई और गांव फिर से बच गया। इस युद्ध के बाद गांव के लोग समझ गए कि अर्जुन और जादुई पक्षी केवल एक कथा नहीं बल्कि सत्य हैं, और जब भी कोई पीढ़ी सच्चाई, दया और एकता का साथ छोड़ देगी तब वह आशीर्वाद छिन जाएगा। इसलिए गांव वालों ने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा अर्जुन की गाथा अपने बच्चों को सुनाएंगे, ताकि वह प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। सदियां बीत गईं, वह गांव अब एक पूरे राज्य में बदल चुका था। उसके झंडे पर स्वर्णिम पक्षी का चिन्ह अंकित था और उसकी राजधानी के द्वार पर अर्जुन की विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो सबको यह याद दिलाती थी कि सच्चा बल हथियारों या धन में नहीं बल्कि एक गरीब लड़के के निस्वार्थ हृदय और एक जादुई पक्षी की कृपा में छिपा है। और आज भी जब भी राज्य में कोई बालक भूखे को रोटी खिलाता है, किसी पीड़ित की सहायता करता है या सच्चाई का साथ देता है, तो लोग कहते हैं कि उस क्षण आकाश में अर्जुन का तारा और पक्षी का स्वर्ण पंख फिर से चमकता है और आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देता है। सदियों बीत चुकी थीं, गांव अब एक विशाल राज्य बन चुका था, जिसके चारों ओर ऊंची प्राचीरें, भव्य महल और मंदिर खड़े थे। इस राज्य का नाम रखा गया था सत्यलोक, क्योंकि यह अर्जुन और जादुई पक्षी की सच्चाई पर आधारित था। हर घर में अर्जुन और स्वर्णिम पक्षी की कथा सुनाई जाती थी। हर बच्चे के मन में यही सीख डाली जाती थी कि सच्चाई और दया ही सबसे बड़ी ताकत है। परंतु समय के साथ जब राज्य और अधिक समृद्ध हुआ, व्यापार दूर दूर देशों तक फैला, लोग सोने चांदी के महलों में रहने लगे, तब धीरे धीरे एक बार फिर से लोभ और अहंकार ने कुछ दिलों को काला करना शुरू कर दिया। कई लोग भूलने लगे कि इस राज्य की नींव एक गरीब लड़के की निस्वार्थता और एक जादुई पक्षी के आशीर्वाद पर टिकी थी।
इसी बीच महल की गुप्त तिजोरी में रखे अर्जुन के दिव्य धनुष और पक्षी के छोड़े हुए स्वर्ण पंख चमकना कम करने लगे। यह संकेत था कि राज्य की आत्मा दुर्बल हो रही है। उसी समय दूर पर्वतों के उस पार एक प्राचीन अंधकार साम्राज्य का द्वार खुला। वहां का शासक, जिसे लोग कालभैरव तांत्रिक कहते थे, जाग उठा। उसने सुना था कि सत्यलोक राज्य में एक स्वर्णिम पक्षी रहता है जो अमरत्व दे सकता है। उसके मन में लालच जगा और उसने अपने काले दूतों को राज्य की ओर भेजा। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं, खेत सूखने लगे, नदियों का जल काला पड़ने लगा और रात को गांव में अजीब छायाएं घूमतीं। लोग डर गए और दरबार में राजा से प्रार्थना करने लगे। राजा ने महल के आचार्यों से पूछा, तब उन्होंने बताया, हे राजन, यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग अर्जुन की सीख भूल गए हैं। अगर राज्य को बचाना है तो फिर से जादुई पक्षी को पुकारना होगा, लेकिन पक्षी तब तक नहीं आता जब तक किसी निष्कलुष आत्मा की पुकार न हो। उसी समय राजमहल के बाहर एक गरीब लड़का, जिसका नाम अनिकेत था, लोगों की मदद कर रहा था। वह भूखों को रोटी बांटता, बुजुर्गों की देखभाल करता और हमेशा सच बोलता। एक रात जब गांव का आकाश अंधकार से घिरा था, अनिकेत ने सच्चे मन से जादुई पक्षी को पुकारा। अचानक आकाश से स्वर्णिम किरण उतरी और पक्षी प्रकट हुआ। उसने कहा, अनिकेत, अब राज्य की रक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। पक्षी ने अनिकेत को अर्जुन का दिव्य धनुष सौंपा और अपने पंख से एक ज्योति उसके हृदय में उतार दी। अनिकेत की आंखों में साहस और शरीर में तेज प्रकट हुआ। पर यह केवल शुरुआत थी। कालभैरव तांत्रिक अपनी असीम सेना के साथ सत्यलोक पर टूट पड़ा। युद्ध आरंभ हुआ। कई दिनों तक लड़ाइयां चलीं। आसमान में काले बादल, धरती पर खून और चारों ओर भय का माहौल। तांत्रिक ने दानवों और मायावी प्राणियों को छोड़ दिया जो राज्य को निगलने लगे। लेकिन अनिकेत ने अपने तीरों से उन पर वार किया। हर तीर से प्रकाश की किरण निकलती और अंधकार को चीर देती। फिर भी युद्ध इतना सरल नहीं था। कालभैरव ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया। उसने आकाश को फाड़कर एक विशाल अंधेरी अग्नि को बुलाया जो पूरे राज्य को राख में बदल सकती थी। लोग निराश हो गए। उसी क्षण जादुई पक्षी ने अपनी आंखों से आंसू बहाए और वे आंसू धरती पर गिरते ही स्वर्ण कमल में बदल गए। उन कमलों से हजारों छोटे छोटे उजले पक्षी निकले और उन्होंने राज्य को ढक लिया। अनिकेत ने अर्जुन की आत्मा का स्मरण किया और अंतिम तीर छोड़ा। वह तीर स्वर्णिम पक्षी की शक्ति और अर्जुन की आत्मा से मिलकर सूर्य सा चमक उठा और कालभैरव के हृदय को भेद गया। तांत्रिक चीखते हुए धूल में मिल गया और उसकी काली सेना राख बन गई। युद्ध समाप्त हुआ। राज्य बच गया। लोग अनिकेत को नया अर्जुन कहने लगे। जादुई पक्षी ने कहा, याद रखो, शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति हर उस गरीब, ईमानदार और दयालु दिल में छिपी है जो दुनिया के लिए निस्वार्थ भाव से जीता है। यह कहकर पक्षी आकाश की ओर उड़ गया और एक चमकते तारे में बदल गया। उसके बाद सत्यलोक राज्य केवल एक राज्य नहीं रहा, बल्कि वह पूरे विश्व का आदर्श बन गया। उसकी कथाएं दूर दूर देशों में फैलीं, यात्री उन्हें गाते, कवि उन्हें लिखते और पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेतीं। आज भी कहा जाता है कि जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ेगा, कोई न कोई गरीब लड़का या लड़की जादुई पक्षी को पुकारेगा और वह फिर से लौटेगा, ताकि सच्चाई और दया कभी न मिटे। सत्यलोक राज्य की स्थापना और अनिकेत की विजय के बाद कई शताब्दियां बीत गईं। राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। लोग सुखी जीवन जीने लगे और अर्जुन व जादुई पक्षी की गाथाएं अब केवल मंदिरों की दीवारों पर चित्रित नहीं थीं, बल्कि हर बच्चे की पहली पाठशाला उन्हीं कथाओं से शुरू होती थी। समय बदलता गया, तकनीक और कला की नई ऊंचाइयां छुई गईं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, राज्य का झंडा।
जिस पर जादुई पक्षी का स्वर्ण चिन्ह अंकित था। लेकिन ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में, जहां समय और स्थान के नियम भी भिन्न थे, एक प्राचीन सभ्यता थी जो हजारों वर्षों से अंधकार और शक्ति के भूख से संचालित थी। उस सभ्यता के ज्योतिषियों ने देखा कि सत्यलोक का स्वर्णिम पक्षी वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि सृष्टि का रक्षक है, जिसे ब्रह्मांड के आदिकालीन प्रकाश से उत्पन्न किया गया था। उनके शासक ने निश्चय किया कि यदि वे उस पक्षी की शक्ति प्राप्त कर लें तो वे केवल एक राज्य या पृथ्वी ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकेंगे। धीरे धीरे तारों के पार से रहस्यमयी छायाएं सत्यलोक की ओर बढ़ने लगीं। सबसे पहले लोगों ने आकाश में अजीब धूमकेतु देखे, फिर रात के समय सुनसान खेतों में विचित्र प्राणियों के पदचिह्न दिखाई देने लगे। राज्य के आचार्य और खगोलविद एकत्र हुए और उन्होंने राजा को बताया, हे राजन, यह कोई साधारण संकट नहीं है, यह उन शक्तियों का आना है जिनके बारे में हमारे पूर्वज केवल भविष्यवाणियां सुनाते थे। अर्जुन और अनिकेत की आत्माएं हमें चेतावनी दे रही हैं। राजा ने तुरंत समस्त राज्यों में संदेश भेजा और सबको एकत्र कर लिया। तभी एक दिन महल के ऊपर आकाश फटा और एक विशाल अंतरिक्ष द्वार प्रकट हुआ, जिससे काले कवच पहने प्राणी उतरे। उनके हथियार बिजली से बने थे और उनकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं। लोगों ने डरकर जादुई पक्षी को पुकारा। पक्षी प्रकट हुआ, पर इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं गहरी चमक थी। उसने कहा, अब यह युद्ध केवल एक राज्य का नहीं रहा, यह सृष्टि के अस्तित्व का प्रश्न है। समय आ गया है कि मेरी असली पहचान तुम जानो। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया। उसकी आवाज गूंजी, मैं उस आदिकालीन ज्योति से जन्मा हूं जिसे सृष्टि ने प्रथम दिन उत्पन्न किया था। मेरा कर्तव्य है प्रकाश और सत्य की रक्षा करना। अर्जुन और अनिकेत जैसे निःस्वार्थ आत्माएं मेरी शक्ति का आधार बनी। अब वही शक्ति तुम्हारे साथ है, पर इसे संभालने के लिए किसी को आगे बढ़ना होगा। भीड़ में एक युवा लड़की खड़ी थी, उसका नाम आर्या था। वह साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में निडरता और हृदय में करुणा थी। पक्षी ने उसकी ओर देखा और कहा, आर्या, अब तेरा समय आ गया है। पक्षी ने अपने स्वर्ण पंख का एक अंश उसे दिया। जैसे ही वह पंख उसके स्पर्श में आया, उसकी आत्मा में अनगिनत पीढ़ियों का साहस और अर्जुन व अनिकेत की ऊर्जा प्रवाहित हो गई।